हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना शॉर्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस फार्माकोग्नोसी के, जो कि आपको सेमेस्टर नंबर 4th में बी फॉर्म में पढ़ना होता है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में यूनिट नंबर 3, 4, 5 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे मैं रीराइट किया हूँ और सबके यहाँ पे सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन, सारी चीजें आपको क्लियर हो सकें। और ओवरऑल देखा जाए तो ये अभी ये वाला जो है पार्ट सेकंड है। आई होप कि आप लोग पार्ट फर्स्ट जरूर देखे होंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग अपना यूनिट नंबर 1 और 2 कवर किए थे, ठीक है। कुछ इसी वे में ही उसमें भी कवर किए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ उनके आंसर भी, ठीक है। तो अगर आप लोग पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो नहीं वॉच किए हैं तो उसको जरूर वॉच करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दिया गया है, ठीक है। वहां से आप लोग इजी वे में उस वीडियो का डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं। मतलब अपने यूनिट नंबर 1 और 2 का जो भी वीडियो, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, राइट ए डिटेल नोट ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर, गिव एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के अकॉर्डिंग प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है और उनके एप्लीकेशन भी आपको बता देना है इसमें, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे पहले रीड कर लेते हैं, उनके बाद नेक्स्ट पेज से हम इसका आंसर आपको बताना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इजिबल वैक्सीन। इजिबल वैक्सीन के प्रिपरेशन और एप्लीकेशन आपको बता देना है कैसे की जाती है। उसके बाद इनलिस्ट डिफरेंट मेथड ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन सेल कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर। दोनों में डिफरेंस बताना है, सेल कल्चर में और सस्पेंशन कल्चर में। फोर्थ की बात करें तो इनलिस्ट डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोपागेशन, अलग अलग मेथड होते हैं प्रोपागेशन के, उनको आपको लिस्टिंग करनी है। उसके बाद डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन का क्या होता है उसको बता देना है। गिव डिटेल नोट ऑन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे एक डिटेल नोट आपको बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम क्या समझते हैं, और उसमें कुछ हमारे स्पेसिफिक दिए गए हैं जिन पे हमको डिटेल नोट लिखनी, जैसे अल्कलॉइड पे, ग्लाइकोसाइड पे, टैनिन्स पे और रेजिन्स पे। राइट द प्रिंसिपल ऑफ सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो होते हैं उनका प्रिंसिपल यहाँ पे बता देना है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम लोग करें तो डिस्क्राइब बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कंपोजिशन एंड यूजेज ऑफ फॉलोइंग ड्रग। कुछ ड्रग यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जिनका हमको केमिकल बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंपोजिशन और यूज, ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। अब ट्रेगाकान जिसमें है, कैस्टर ऑयल है, वूल फैट है, बी वैक्स है, चुलमोगरा ऑयल है, इतने यहाँ पे आपके होने वाले हैं। 9th की बात करें तो डिफाइन मैरिन ड्रग, गिव डिटेल नोट ऑन नॉवेल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मैरिन सोर्स। यहाँ पे मैरिन ड्रग्स क्या होते हैं और डिटेल नोट हमको बताना है नॉवेल मेडिसिनल एजेंट पे जो मैरिन सोर्स से हमको प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पे 60 नोट हमको बताना है, जैसे टोटिपोटेंसी का, नेचुरल एलर्जन का और हेलुसिनोजन का, ठीक है। इन सब पे हमको पूरा डिटेल में डिस्कस करना होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने सोल्यूशन के साथ, मतलब क्वेश्चन विद सोल्यूशन के पेज पे। यहाँ पे अब आपको यहीं से मिलना स्टार्ट होंगे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आपको सोल्यूशन मिलेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में। अगर आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमसे आप डायरेक्टली अटैच भी हो सकें, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, ठीक। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट डिटेल नोट ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर, गिव एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन फार्माकोग्नोसी। वही क्वेश्चन फिर से यहाँ मैं रीराइट किया हूँ कि फार्माकोग्नोसी में प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, ये लिखे। या तो इसी क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, तरीका थोड़ा सा चेंज होके आएगा। व्हाट आर वेरियस स्टेप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, हाउ इट इज यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। क्वेश्चन दोनों सेम रहेंगे और अगर दोनों क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं तो एक ही इनका आंसर आएगा और उसी आंसर को हम लोग अब चलते हैं अपना डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्लांट टिश्यू कल्चर होते क्या है, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट इन ए लैब ऑन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है।
अब यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर में ये करते हैं कि किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट, ठीक है, उसको ग्रो करवाते हैं अपने लेबोरेटरी में, और उस लेबोरेटरी में उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, ठीक है। जैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है उसको हम अपने लैब में देते हैं, और प्लांट के पूरे होल पार्ट में से कोई एक छोटा सा पार्ट काट करके हम उसी में अपना से उसको ग्रो करवाते हैं अंडर स्टेराइल कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांट एंड यूजफुल मेडिसिन। अब ये जो सारी चीजें हम लैब में कर रहे हैं वो अपने स्टेराइल कंडीशन पर ही करेंगे, ठीक है, ताकि प्लांट जो है अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो पाए, और यूजफुल मेडिसिन उस प्लांट से कभी कभी मेडिसिन मतलब यूजफुल मेडिसिन मिलती है ना, तो वो भी अच्छे से ग्रो कर सके। कहने का सेंस ये है कि मेडिसिनल प्लांट भी हो सकता है और नॉर्मल प्लांट भी हो सकता है, जिसको हम लोग अपने लैब में न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे के और स्टेराइल कंडीशन पे ग्रो करवाते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। बहुत आसान है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में एक मैं बना दिया हूँ, जैसे ये कोई हमारा प्लांट है। अब हमको ऐसा लग रहा है कि इसकी स्पीसीज जो है, प्रजाति जो है खत्म होने वाली है, तो हम इसी से क्या करेंगे, ढेर सारे प्लांट बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे, यही मेन मोटिव होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। इसका एक कोई प्लांट का पार्ट ले लेंगे, टुकड़ा लेंगे, मान लो उसकी पत्ती हम ले लिए, अब न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको डालिए। न्यूट्रिएंट यहाँ पे इसको ग्रो करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो यहाँ पे रखा गया है, और स्टेराइल कंडीशन में है ये, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट डाल के उस पत्ते को डाले, अब धीरे धीरे इसी पत्ते से एक हमारा नया हरा भरा मुस्कुराता हुआ पौधा भी बन जाएगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर। ओवरऑल ये देखा जाए कि किसी भी प्लांट के पार्ट को हम लोग उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं अपने स्टेराइल कंडीशन में, फिर वो उसी तरह एक नया पौधा बन के तैयार होता है। इसी पूरे फंडा को हम क्या कहेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर बोल देंगे। बहुत क्लियर सी बात है। अब ये तो हम बेसिकली देखे ना हम लोग कैसे करना है, लेकिन अब देखो कुछ इनमें प्रोसीजर होते हैं। प्रोसीजर का मतलब जो हम लैब में करेंगे तो प्रॉपर वे से प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, तभी ये सारी चीजें हो पाती है, ठीक है। अब जैसे जनरल प्रोसीजर इन्वॉल्व इन पीटीसी, पीटीसी का फुल फॉर्म होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर करने में कुछ प्रोसीजर हमारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। लगभग 6 स्टेप हैं, ठीक है। और ये 6 स्टेप हमारे इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ और दियर मेंटेनेंस। जो प्लांट है उनके ग्रोथ और उनके मेंटेनेंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर, ठीक है, ग्लास वेयर का स्टेरिलाइजेशन करना। सबसे पहले जो ग्लास वेयर यूज करेंगे उसका स्टेरिलाइज करना। उसके बाद प्रिपरेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ ईएक्स प्लांट, ईएक्स प्लांट का स्टेरिलाइजेशन और प्रिपरेशन करना। उसके बाद प्रोड्यूसिंग ऑफ कैलस फ्रॉम ईएक्स प्लांट, ईएक्स प्लांट से कैलस का फॉर्मेशन करना, प्रोडक्शन करना। कैलस का मतलब ये होता है कि ईएक्स प्लांट से हम लोग जब कैलस लेते हैं तो कैलस जो है इमेच्योर और मतलब इमेच्योर होता है और उसकी कोई शेप साइज नहीं होती है, तो उस प्लांट को हम लोग कैलस प्लांट बोलते हैं। मतलब स्टार्टिंग फेज जो हम लोग ग्रो करवाते हैं तो उसका स्टार्टिंग फेज जो होता है ना, बहुत नॉर्मल सा सॉफ्ट फेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलस, ठीक है। इतनी जो आपकी बात है, डाउट्स हैं, वो क्लियर हुए होंगे। उसके बाद प्रोलिफरेशन ऑफ कल्चर्ड सेल। अब कल्चर्ड सेल जो है उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रोलिफरेशन करेंगे। सब कल्चरिंग ऑफ कैलस, जो कैलस है उनका सब कल्चरिंग करेंगे। उसके बाद सस्पेंशन कल्चर हम लोग रेडी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो आपका डाउट था वो क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, एक एक को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लासवेयर का स्टेरिलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। वो जो ग्लासवेयर है वो सबसे पहले हर ग्लासवेयर को स्टेरिलाइज करेंगे। Firstly, all the glassware which we used in tissue culture are washed and sterilized properly. जितने भी ग्लासवेयर हम यूज कर रहे हैं अपने टिश्यू कल्चर में, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और स्टेरिलाइज कर लेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। पहला प्रोसेस तो यही कहता था, ठीक है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट में इसमें कुछ कॉमन पॉइंट और भी मेंशन है। ऑल द ग्लासवेयर शुड बी केप्ड ओवरनाइट डिप्ड इन द सोडियम डाइक्रोमेट। अब जितने भी ग्लासवेयर हैं लगभग एक रात तक उसको सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में सबको भिगो करके रख दीजिए। एंड नेक्स्ट डे ग्लासवेयर शुड बी वॉश्ड विद फ्रेश टैप वाटर। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, उसको आप टोटी के पानी से, नॉर्मल पानी से उसको धो लेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। देन डिस्टिल्ड वाटर, उसके बाद क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर से भी उसको धुल दीजिए अच्छे से। ऑल ग्लासवेयर आल्सो शुड बी स्टेरिलाइज इन हॉट एयर ओवन एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाफ टू 1 आवर। अब जितने भी ग्लासवेयर हैं उनको हमको क्या करना रहेगा, हॉट एयर ओवन में 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आधे से 1 घंटा तक उनको हमको स्टेरिलाइज कर देना पड़ता है, ठीक है। पहला प्रोसेस हमारा स्टेरिलाइजेशन का क्लियर हुआ।
अब उसके बाद प्रिपरेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ ईएक्स प्लांट। ईएक्स प्लांट का प्रिपरेशन और स्टेरिलाइज हम फिर यहाँ पे करेंगे। ईएक्स प्लांट क्या था? इट इज एन एनी पार्ट ऑफ प्लांट विच वी टेकन टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट सच एज रूट, स्टेम, लीफ, स्टेमन एंड अदर इट। ईएक्स प्लांट हमारी वो प्लांट होते हैं जिसका मतलब यहाँ पे हम जब किसी भी प्लांट के पार्ट यूज करते हैं, उस प्लांट का पार्ट यूज करने के बाद जो नया प्लांट हमको मिलता है, ठीक है, जैसे प्लांट का पार्ट यहाँ पे हम यूज किए रूट, स्टेम, लीफ, स्टेमन एंड अदर, ये जो है ना, अब इन्हीं से जो हमको नया प्लांट मिलेगा उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ईएक्स प्लांट। फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ ईएक्स प्लांट क्रोनिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिड, ठीक है। अब जब हम इनके स्टेरिलाइजेशन करेंगे तो उसमें यूज करेंगे क्रोनिक एसिड और या तो मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है, 0 to 11% का रहेगा, और अल्कोहल 70% कैन बी यूज। यहाँ पे ये दोनों चीज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इतनी बातें आपकी क्लियर हुई। अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ कैलस फ्रॉम ईएक्स प्लांट। अब देखो ईएक्स प्लांट से कैलस का फॉर्मेशन कैसे हम लोग करेंगे, ये बात है। कैलस क्या है? इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशियल सेल मास। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशियल सेल मास होता है, मतलब उस प्लांट का छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, ऐसा जानो। प्रोसीजर इसका क्या है? स्टेरिलाइज ईएक्स प्लांट इन ट्रांसफर्ड एस्पेक्टली ऑन टू द न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेन इन ए फ्लास्क, ठीक है। फ्लास्क में जो न्यूट्रिएंट्स मीडियम रहेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टेरिलाइज ईएक्स प्लांट मिला है उसको उसी में ट्रांसफर कर देंगे जहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम दिया गया है। उसके बाद नाउ द फ्लास्क इज ट्रांसफर टू बीओडी इंक्यूबेटर फॉर मेंटेनेंस ऑफ कल्चर। अब क्या करेंगे, फ्लास्क को ट्रांसफर कर देंगे बीओडी इंक्यूबेटर में, ताकि वो कल्चर जो है अच्छी तरीके से मेंटेन हो सके जो हमने बनाया है। टेम्परेचर इज एडजस्ट टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आल्सो प्रोवाइड सेम अमाउंट ऑफ लाइट, सम अमाउंट ऑफ लाइट। अब उस इंक्यूबेटर का जो वो टेम्परेचर है उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करेंगे, हम उसको एडजस्ट कर देंगे। एंड आल्सो प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ लाइट, और कुछ अमाउंट में वहां पे हम लोग लाइट भी प्रोवाइड करेंगे। सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैलस इज प्रोड्यूस्ड विद इन 3 to 8 days ऑफ इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन करते करते जब 3 से 8 दिन हो जाएगा तो सफिशियंट अमाउंट में हमको कैलस भी मिल जाएगा वहीं पे। अब ईएक्स प्लांट की बात करते हैं। ये एक्स प्लांट हमारा है, अब उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रोवाइड किया गया, तो इसको न्यूट्रिएंट मीडियम मिला पूरा 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्यूबेटर में हम लोग इसको रख दिए टेम्परेचर को मेंटेन करके। फिर 3 से 8 दिन के बाद कैलस हमको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया आपकी प्रोडक्शन। तो ओवरऑल कैलस का प्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद प्रोलीफरेशन ऑफ कैलस। कैलस का प्रोलीफरेशन कैसे किया जाएगा? रैपिड इंक्रीजमेंट, मतलब जो हमको कैलस मिला था अब वो उससे हमको क्या है, बहुत तेजी से उसमें ग्रोथ करवाना है। तो बहुत तेजी से ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ कैलस, कैलस के डेवलपमेंट के बाद इट शुड बी कट इनटू स्मॉल पीस। इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस में उसको काट देंगे। ट्रांसफर इनटू अनदर फ्रेश मीडियम कंटेनिंग हार्मोन। अब क्या करेंगे, दूसरे फ्रेश मीडियम में उसको ट्रांसफर करेंगे जो अपने साथ हार्मोन रखता हो। उसके बाद प्रोलीफरेशन ऑफ कैलस, तब क्या करेंगे, उसके बाद कैलस का फिर प्रोलीफरेशन हो जाएगा, फाइनली इंक्रीज हो जाएंगे। अब प्रोलीफरेशन मीडियम का मतलब क्या होता है? दैट मीडियम विच यूज टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ कैलस। ये ऐसा मीडियम होता है जहाँ पे कैलस ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्शन कर पाते हैं, ठीक है। इट कंटेन हार्मोन, और इसमें ग्रोथ हार्मोन भी प्रेजेंट होता है, तभी जाके इनका प्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है। सब कल्चरिंग ऑफ कैलस। अब यहाँ पे कैलस की सब कल्चरिंग हमको करनी है, वो कैसे करेंगे? इन दिस कैलस पीरियोडिकली ट्रांसफर टू फ्रेश मीडियम टू मेंटेन द वेबिलिटी ऑफ कैलस। अब जो भी कैलस हमको मिला है उनको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फ्रेश मीडियम में, ठीक है, ताकि जो वेबिलिटी है कैलस की वह मेंटेन हो पाए। उसके बाद दिस कैन बी डन बिटवीन 4 to 6 वीक। ये सब करने में लगभग 4 से 6 सप्ताह हमको लग सकता है। अब सस्पेंशन कल्चर, लास्ट वन हमारा बचता है सस्पेंशन कल्चर। इट कंटेन ए यूनिफॉर्म सस्पेंशन टू सेपरेट सेल्स इन ए लिक्विड मीडियम। ये एक अपने साथ यूनिफॉर्म सस्पेंशन लगता है, जिसमें हम लोग सेल्स को सेपरेट करके किसी लिक्विड मीडियम में उसको प्रोवाइड करते हैं, मतलब रख देते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कल्चर, अब देखो सस्पेंशन कल्चर को प्रिपरेशन करने के लिए कैलस इज ट्रांसफर टू लिक्विड मीडियम। कैलस को हम लोग लिक्विड मीडियम में ट्रांसफर कर देंगे, विच इज एजिटेटेड कंटिन्यूसली टू कीप द सेल सेपरेट। और लगातार उसको हम लोग एजिटेट करेंगे, मतलब सेक करेंगे, तब जाके सेल सेपरेट वहां पे हो जाएगा। और फाइनली हमारा कैलस जो है बन के आ गया, और उन्हीं कैलस से हम लोग न्यू प्लांट को डेवलप करा लेंगे, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ। अब इसी क्वेश्चन में इनकी एप्लीकेशन भी पूछा था, जैसे अगर ये हम लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, ये भी हम लोग इसी में
जान लेते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई किसी भी मेडिसिन की प्रोडक्शन के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। उसके बाद माइक्रो प्रोपागेशन, फास्ट प्लांट ग्रोथ। ठीक है, माइक्रो प्रोपागेशन हम ये करते हैं कि प्लांट जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करने के लिए। डिजीज फ्री प्लांट, जो भी प्लांट बने वो डिजीज फ्री प्लांट बने। कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, और मेडिसिनल प्लांट को कंजर्व हम लोग कर सके कुछ समय तक लिए। कहने का मतलब ये है कि जो धीरे धीरे प्रजातियां गायब हो रही हैं उनको हम लोग कंजर्व कर सकें। जेनेटिक इंप्रूवमेंट, और किसी भी प्लांट के जेनेटिक इंप्रूवमेंट हम लोग इससे कर सकते हैं। और रिसर्च में भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, रिसर्च पर्पज में भी इसका यूज किया जाता है। इतनी बातें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। एंड अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले पे, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। अभी तो आपका केवल एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इजिबल वैक्सीन। इजिबल वैक्सीन क्या होती हैं, इन पे हमको डिस्कस कर लेना होता है। ठीक है, इजिबल वैक्सीन का कहने का मतलब है कि ईटेबल या कैपेबल ऑफ बीइंग ईटिंग। इजिबल वैक्सीन हमारी ऐसी वैक्सीन होती हैं जो ईटेबल होती हैं, जो मतलब खाने योग्य होती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इजिबल वैक्सीन। अब ये वैक्सीन क्या होती हैं, पहले इन पे पूरा इंट्रो हो जाए। इट इज ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स विच कंटेन एंटीजेनिक मटेरियल। ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जो अपने साथ एंटीजेनिक मटेरियल रखता है। एंड इट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, और ये स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, ताकि हमारे बॉडी में जो भी डिजीज हो रही है वायरस की वजह से उससे ये लड़ सके। ठीक है, अब इसके बाद इजिबल वैक्सीन आर दोज वैक्सीन विच कैन ईट, ये ऐसी वैक्सीन होती है जिसको हम लोग खा भी सकते हैं। इजिबल वैक्सीन आर ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्शन विच कैन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल। ये ट्रांसजेनिक प्लांट, देखा जाए इजिबल वैक्सीन जो है ये ट्रांसजेनिक प्लांट से और एनिमल से लिए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है, जो अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल रखते हो, और बेस्ड प्रोडक्शन विच कैन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल, और जब हम इनसे इनका वो प्रोडक्शन करवाते हैं तब जाके एनिमल्स के इम्यून सिस्टम को ये थोड़ा सा इनहेंस करवा पाते हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इजिबल वैक्सीन वाज डेवलप्ड इन 1990 बाय चार्ल्स जे आर्नटजन। और ये जो इजिबल वैक्सीन का कॉन्सेप्ट था ये 1990 में लाया गया, या तो चार्ल्स जे आर्नटजन दिए 1990 में इजिबल वैक्सीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतनी बातें आपकी क्लियर हुई। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे हम लोग बनाएंगे, मेन इंपॉर्टेंट तो इस क्वेश्चन में यही है कि ये सब हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ एंटीजन जीन। सबसे पहले क्या करेंगे, एंटीजन जीन की सिलेक्शन करेंगे। आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द जीन फ्रॉम ए पैथोजन, पैथोजन से सबसे पहले हम लोग जीन को आइसोलेट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद तब जाके एंटीजन को हम लोग प्रोड्यूस करवाएंगे। ओके, एग्जांपल की बात करें तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जीन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी जो होता है ये एंटीजन के सरफेस पे देखा जाता है, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई और आइसोलेट करेंगे। दूसरा क्या है, जीन इंसर्शन इनटू वेक्टर। अब जीन को इंसर्ट करवाएंगे वेक्टर में। द सिलेक्टेड जीन इज इंसर्टेड इनटू ए वेक्टर, जो सिलेक्टेड जीन है उसको वेक्टर में हम लोग इंसर्ट करवाएंगे। उसके बाद द वेक्टर हेल्प्स ट्रांसफर द जीन इनटू प्लांट सेल। अब यही वेक्टर हेल्प करेंगे जीन को ट्रांसफर होने में प्लांट सेल्स में। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, द वेक्टर कैरिंग द जीन इज इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट सेल। अब जो वेक्टर हैं ये जीन को कैरी करने में हेल्प करेंगे प्लांट सेल्स में। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड सेल्स, ठीक है, अब ट्रांसफर्ड सेल को सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, ओनली दोज प्लांट सेल दैट हैव सक्सेसफुली टेकन द जीन आर सेलेक्टेड यूजिंग मार्कर जीन। ओनली दोज प्लांट सेल दैट हैव सक्सेसफुली टेकन जीन, ऐसे प्लांट वहां पे रहेंगे तो फाइनली तरीके से जीन को एक्सेप्ट करेंगे और सेलेक्टेड यूजिंग मार्कर जीन, और उन्हीं को हम लोग मार्कर जीन को भी सेलेक्ट करेंगे। मार्कर जीन का मतलब यही पहचान करवाएंगे। ठीक है, अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्कर जीन का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखो रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट, अब पूरे प्लांट को रीजनरेट होना यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा ना। रीजनरेट का मतलब पुनः प्लांट आपको देखने को मिलने लगेगा। सेलेक्टेड सेल आर कल्चर्ड यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक टू ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट। अब जो सिलेक्टेड सेल कल्चर हैं हम उन्हीं का यूज करके मतलब टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज करेंगे ताकि कंप्लीट प्लांट अब ग्रो हो पाए। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन, द प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीजन प्रोटीन इन इजिबल पार्ट्स। अब प्लांट स्टार्ट कर देंगे एंटीजन प्रोटीन का बनाना जो जिस पार्ट मतलब जो प्लांट का पार्ट इजिबल होता है, जैसे उसमें फ्रूट होते हैं, लीव्स होते हैं, सीड्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे अब एंटीजन प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग कर लेंगे और फाइनली हम लोग अपने यूज कर लेंगे। द इजिबल पार्ट जैसे बनाना, पोटैटो, टोमेटो होते हैं हार्वेस्टेड एंड यूज्ड एज वैक्सीन। सबको क्या करेंगे, पहले हार्वेस्टेड कर लेंगे और उसके बाद उसमें वैक्सीन बनाना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
इतनी जो आपकी बातें थी, डाउट्स था, वो क्लियर हुआ। अब एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एज हेपेटाइटिस कॉलरा etc। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने के लिए, हेपेटाइटिस कॉलरा को रोकने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बूस्टर डोजेज के में भी यूज करते हैं। इट कैन बी यूज एज बूस्टर वैक्सीन बाय रेगुलर कंजप्शन ऑफ इजिबल प्लांट मटेरियल। इसका यूज हम लोग करते हैं बूस्टर वैक्सीन के टाइप से भी। रेगुलर कंजप्शन जब हम करेंगे इजिबल प्लांट मटेरियल को, तब ये सारी चीजें जैसे बूस्टर डोज तब हमको मिल पाएगा। लो कॉस्ट वैक्सीनेशन क्या है? रिड्यूसेज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, रिड्यूसेज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है कम रहेगा, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत कम है इस वैक्सीनेशन का। रैपिड प्रोडक्शन ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। ठीक है, एपिडेमिक्स में जो इसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से होने लगता है। प्रोवाइड म्यूकोसल इम्यूनिटी, और म्यूकोसल इम्यूनिटी भी हमको प्रोवाइड हो पाती है इससे। सेफ एंड पेनलेस फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, और बच्चों के लिए ये सेफ है, पेनलेस है, निडल फ्री, इसमें किसी निडल का यूज नहीं किया जाता है। इतनी बातें आपकी आई होप की क्लियर हुई होंगी। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। डिफरेंट बिटवीन सेल कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर। आपको दोनों में डिफरेंट बताना है, सेल कल्चर में और सस्पेंशन कल्चर में। सेल कल्चर क्या होता है? सेल कल्चर इज द टेक्निक ऑफ ग्रोविंग प्लांट सेल। सेल कल्चर जो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग प्लांट सेल को ग्रो करवाते हैं, प्लांट सेल्स टिश्यूज को ग्रो करवाते हैं और उसके ऑर्गन को भी कभी कभी ग्रो करवाते हैं। इट इज एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल लेबोरेटरी कंडीशन। अब ओवरऑल देखो कि सेल कल्चर एक ऐसा कल्चर है जहां पे हम लोग किसी भी प्लांट टिश्यू या ऑर्गन को ग्रो करवाते हैं और न्यूट्रिएंट मीडियम दे करके, और स्टेराइल लेबोरेटरी कंडीशन पे ही ये सारी चीजें हम लोग करवाते हैं। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेल कल्चर। सेल कल्चर का मतलब ये है कि सेल को प्रोडक्शन करवाना है न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करके, और उससे वो लेबोरेटरी में ही करना है ताकि वहां पे किसी भी बैक्टीरिया वायरस ना जा पाए। ठीक है, सस्पेंशन कल्चर की बात हम लोग करें तो सस्पेंशन कल्चर इज टाइप ऑफ सेल कल्चर इन विच प्लांट सेल है आर ग्रोन फ्रीली। ये भी हमारा एक सेल कल्चर होता है जहाँ पे प्लांट, जो हमारे प्लांट सेल होते हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं फ्री में, एकदम फ्री। कहने का मतलब ये है कि कोई उनपे बैक्टीरिया वायरस नहीं आ पाते हैं। इन ए लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम व्हाइल कंटिन्यूसली एजिटेटेड टू कीप द सेल्स यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड। क्या करेंगे? लिक्विड में हम लोग ये लिक्विड में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देंगे और उसी न्यूट्रिएंट्स वाले मीडियम में ये सस्पेंशन कल्चर ग्रो होते हैं, और कंटिन्यू इसको जब हम लोग सेक करते हैं तब जाके सेल्स हमको अलग अलग मिल जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इनलिस्ट डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोपागेशन। अलग अलग मेथड हैं प्रोपागेशन के, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्रोपागेशन मीन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट। प्रोपागेशन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ प्लांट्स को बढ़ा देना। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 मेथड यहाँ पे हैं। सेक्सुअल प्रोपागेशन, एसेक्सुअल जिसको हम लोग वेजिटेटिव के नाम से जानते हैं, और माइक्रो प्रोपागेशन जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? डन बाय सीड के द्वारा किया जाता है। और एसेक्सुअल और माइक्रो प्रोपगेशन ये अलग अलग इनके मेथड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और 2 मार्क्स वाला मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और अगर यहीं पे क्लियर कर लेते हैं तो बहुत बेहतर बात है, नहीं तो 2 मार्क्स वाला वीडियो भी आप लोग जरूर वॉच करिएगा। जल्द ही आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है 2 मार्क्स वाला भी वीडियो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डिस्कस अबाउट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, गिव डिटेल नोट ऑन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे हमको डिटेल में बताना है, और आयुर्वेदा को थोड़ा सा डीप में चले जाना है। ठीक है, द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज आल्सो नोन एज इंडोजीनियस मेडिसिन, फोक मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन। देखा जाए तो जो पुराने समय, मतलब पुरानी पद्धति पे जो मेडिसिन चलती थी उनको नाम अलग अलग रखा गया था। इंडोजीनियस मेडिसिन, फोक मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से भी हम लोग उसको जानते थे। कंप्राइजेज ऑफ मेडिकल एक्सेप्ट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड प्रैक्टिस बेस्ड ऑन डिफरेंट कल्चर एंड आर यू टू ट्रीट डिजीज। और ये जो है अलग अलग मेडिकल एक्सेप्ट पे थे, जैसे नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, प्रैक्टिस बेस पे अलग अलग कल्चर के था, उन्हीं पे हम लोग कोई भी डिजीज ट्रीट करते थे। तो इसीलिए पुराने के समय में उनका नाम, जिस तरह डिजीज ठीक होता था उसी तरह उनका नाम भी उसी पे रख दिया जाता था। अब टाइप्स की बात हम लोग करते हैं कि कितने टाइप के ये होते हैं। द टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर एज फॉलोज। अलग अलग टाइप यहाँ पे हैं। ठीक है, जैसे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, योगा को हम लोग नेचुरोपैथी भी बोलते हैं। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म ट्रिक जो है ये आयुष नाम से है। अब कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम आयुष है और वो वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके एक बार हमको जरूर बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपके नाम से यहाँ पे ट्रिक बना के लाया हूँ, तो इतना आप लोग एक कमेंट अपना तो बता सकते हैं कि सर मेरा नाम आयुष है, या तो आयुषी भी चल सकता है, कोई अगर गर्ल्स होगी तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मिलता जुलता है। वो अपने नाम से याद करेंगे और जो बॉयज होंगे वो आयुष के नाम से याद कर लेंगे। ठीक है,
अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आयुर्वेदा को डिटेल में देखेंगे। आयुर्वेदा को क्या करना है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना है। अब ये क्या है, इट इज एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदा क्या है, इंडियन सिस्टम है मेडिसिन का, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेदा हम लोग की इंडिया में भी ज्यादा यूज होता है। आयुर्वेदा इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड, 2 संस्कृत वर्ड का ये आयुर्वेदा हमारा कम्बिनेशन भी होता है। आयु और वेदा, आयु का मतलब होता है लाइफ, वेद का मतलब होता है नॉलेज या साइंस ऑफ लाइफ। आयु का मतलब लाइफ होता है ना, जीवन, आप सभी को बताया है, सभी लोग बोलते हैं आयु वर्ष, ठीक है। आयु का मतलब ही होता है लाइफ से लिया गया है। वेद का मतलब होता है नॉलेज, वेद पुराण सभी लोग नहीं बोलते हैं, तो उसमें हम लोग नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। दस आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, इसीलिए आयुर्वेदा को हम लोग साइंस ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। इट इज एन ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम, ये एक ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम होता है दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अबाउट 1900 BC, जो कि लगभग 900 BC में भी आया था। द 4 वेदास रिटन बाय आर्यनास, आर्यनास के द्वारा, मतलब ये जो आर्यंस थे इनके द्वारा 4 वेद लिखे गए थे। दे आर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। और वो वेद क्या थे आपके 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनटू दैट आयुर्वेदा इज द उपवेद ऑफ अथर्ववेद, और आयुर्वेदा में ये जो अथर्ववेद है इसको हम लोग उपवेद के नाम से भी जानते हैं। अब इनके बेसिक प्रिंसिपल की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन से इनके बेसिक प्रिंसिपल हैं। यही बेसिक प्रिंसिपल कभी कभी 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में सेपरेट पूछ लिया जाता है ना। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, बेसिक प्रिंसिपल है आयुर्वेदा के, पंच महाभूता, ट्राइडोसा और सप्तधातु। पंच महाभूता जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक है, ये पंच महाभूता है। त्रिदोषा क्या है, वात, पित्त, कफ। सप्तधातु क्या है, रसा, रक्त, मेदा, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है, ये हमारे ये सप्तधातु होते हैं। अब ये आप लोग जरूर रट लीजिए। अब पंच महाभूता क्या होता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। सभी लोग एक एक कहावत बोलते हैं ना, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। तो यही 5 तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यही पंच महाभूताल हैं, ओके। अब 5 पंच महाभूता सिद्धांत ये क्या होता है, इनको हम लोग डीप में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी द यूनिवर्स इज कंपोज्ड 5 बेसिक एलिमेंट। इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग पहले समय जो था, यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। ये जो हमारा यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड 5 बेसिक एलिमेंट में सब मतलब प्रोवाइड किया, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी का मतलब अर्थ, जल का मतलब वाटर, तेज का मतलब फायर, वायु का मतलब एयर, आकाश का मतलब स्पेस, ठीक है। इसी पंच महाभूता जो पूरा हमारे बॉडी का फॉर्मेशन ही हुआ है, ऐसा जानिए आप लोग, ठीक है। एंड अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, जो हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, ठीक है, जो भी यूनिवर्स में है, इंक्लूडिंग फूड एंड द बॉडीज वेयर डिराइव फ्रॉम दीज भूताल। जो भी फूड्स वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं, खाने की चीजें या हमारी बॉडी वगैरह, सब इन्हीं भूताज, भूताज का मतलब पंच महाभूताज से ही बनी होती है, ठीक है। इतनी बात है आपकी क्लियर। अब ट्राइडोसा थ्योरी क्या है, देयर आर 3 डोसाज इन बॉडी, 3 दोष हमारे बॉडी में होते हैं। दे आर वात, पित्त, कफ। वो कौन कौन से होते हैं, वात, पित्त और कफ होते हैं। वात का मतलब स्पेस प्लस एयर, पित्त का मतलब फायर प्लस लिक्विड, कफा का मतलब लिक्विड प्लस सॉलिड। अब वात, पित्त, कफ ये होते क्या है, इट रेगुलेट द नर्वस सिस्टम। जो वात हमारे होते हैं ये नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करवाने में हेल्प करते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड सेंसेशन ऑफ सेल या होल बॉडी। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है, हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए, और जो भी सेल्स हैं या होल बॉडी उनके सेंसेशन के लिए। पित्त क्या है, इट रेगुलेट एनर्जी प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी है उनके प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, डाइजेशन को मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, और टिश्यूज की जो बिल्डिंग हमारे बॉडी में पूरी बनी है उनको ये मेंटेन करते हैं। अब कफा की बात कर लेते हैं, कफा कैसे हमारे बॉडी में वो मेंटेन करता है। इट रेगुलेट हीट फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड, म्यूकस एंड जॉइंट। ये रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी में जो भी हीट है और फ्लूइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, म्यूकस कहाँ पे क्या कैसे उसका सीन है, जॉइंट में क्या कहते हैं, इनको कफा हमारा मैनेज करता है, ठीक है। अब सप्तधातु की हम लोग बात करते हैं, लास्ट वन हमारा सप्तधातु बचा है, ठीक है। सप्तधातु हमारा ये था, रसा, रक्त, मेद, मसा और मजा, शुक्र, अस्थि। द कम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूताज फॉर्म्स 7 बेसिक टिश्यू ऑफ द बॉडी रेफर्ड एज सप्तधातु। 7 बेसिक टिश्यूज है जिसको रेफर्ड किया गया सप्तधातु के नाम से। जैसे रसा का मतलब होता है लिम्फ या प्लाज्मा, रक्त का मतलब होता है ब्लड, मेदा का मतलब होता है फैट या टिश्यू, मांसा मतलब होता है मसल्स टिश्यू, मजा का मतलब होता है बोन मैरो, शुक्र का मतलब होता है सेवन, और अस्थि का मतलब होता है बोन, ठीक है। ये आपके रहे सप्तधातु की थियरी। बहुत आसान तरीके से, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप सब अभी भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, तो इतना तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स।
अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, What do you mean by secondary metabolite? Discuss detail note on alkaloid, glycoside, tannin और रेजिन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट से आप क्या समझते हैं और डिटेल नोट हमको एल्कलाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन और रेजिन पे बता देना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन की हम लोग स्टार्टिंग कर चुके हैं और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं सॉल्व भी किया हूँ, उस वजह से ये बड़ा है, वैसे मैं सॉल्व भी किया हूँ। कोई भी आपको डाउट्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके साथ एस फार्मा है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, इतना मैं चैलेंज करता हूँ आपसे, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर प्लांट केमिकल दैट हेल्प इन प्रोडक्शन एंड आर यूजफुल फॉर मेकिंग मेडिसिन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारा एक ऐसा प्लांट केमिकल्स होता है जो कि प्लांट के प्रोडक्शन और मतलब देखा जाए तो प्लांट के प्रोडक्शन और कोई भी मेडिसिन बनाने में हेल्प लिया जाता है। जैसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे कोई भी प्लांट है उससे जो भी केमिकल निकलते हैं, अब उन्हीं केमिकल का यूज करके हम लोग कोई मेडिसिन बना लेते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर केमिकल मेड बाय प्लांट, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट के द्वारा बनाए जाते हैं। दीज आर नॉट नीड फॉर प्लांट ग्रोथ, और ये जो है प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, कोई जरूरत नहीं इनकी। दे हेल्प प्लांट इन प्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन ये क्या है, प्लांट के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, डिफेंस करते हैं। दे आर मेड इन स्मॉल अमाउंट, और ये प्लांट में बहुत छोटे से अमाउंट में बनते हैं। दे आर वेरी यूजफुल इन मेडिसिन, और देखा जाए तो मेडिसिन में बहुत जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्कलाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, आयल, ये सब इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब एल्कलाइड की हम लोग बात कर लेते हैं। एल्कलाइड अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपका क्लियर हुआ, डेफिनेशन क्लियर होगा। अब एल्कलाइड से धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे सारी चीजें देखेंगे। एल्कलाइड आर नेचुरल केमिकल कंपाउंड फाउंड इन प्लांट। एल्कलाइड हमारा एक नेचुरल केमिकल कंपाउंड होता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो दे कंटेन नाइट्रोजन इन द स्ट्रक्चर, अब इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंस होता है। दे यूजुअली हैव ए बिटर टेस्ट, और देखा जाए इनका जो टेस्ट होता है वह बिटर होता है। दे शो स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल इफेक्ट ऑन द बॉडी, और हमारे बॉडी भी ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल इफेक्ट भी देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉर्फिन, क्यूनिन और निकोटिन। प्रॉपर्टीज किसकी हम लोग बात कर लेते हैं, कंटेन नाइट्रोजन इन दियर स्ट्रक्चर। जो एल्कलाइड की हमारी प्रॉपर्टीज होती है ये अपने स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन रखते हैं, ठीक है। यूजुअली बिटर इन टेस्ट, और जो इनका टेस्ट होता है वह बिटर होता है। मोस्टली बेसिक इन नेचर, और नेचर में ये बेसिक होते हैं। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं, और वाटर में ये लेस सॉल्युबल होते हैं। इतना जो आपका डाउट था वो क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ड्रैगन ड्रॉप्स टेस्ट है ये रिएजेंट, इसमें हम लोग ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट यूज कर लेंगे। रिजल्ट जो आएगा ऑरेंज या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट करके आएगा, तब ऐसा आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें जो एल्कलाइड है वह प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी बातें आपकी आई होप क्लियर हुए। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो मेयर टेस्ट है। मेयर टेस्ट क्या करता है, रिएजेंट इसमें हम लोग मेयर से रिएजेंट डालेंगे। रिजल्ट क्या है, क्रीम और व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। रिजल्ट जब आपको क्रीम या व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि इसमें एल्कलाइड प्रेजेंट है। अब तीसरा जो वैगनर्स टेस्ट है, वैगनर टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे, रिएजेंट इसमें यूज करेंगे वैगनर्स रिएजेंट, और रिजल्ट हमको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर मिला तो समझ लीजिए कि एल्कलाइड इसमें प्रेजेंट है। और हैगर टेस्ट में क्या है, रिएजेंट हैगर रिएजेंट यूज करेंगे, ठीक है। रिजल्ट अगर आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो जान लीजिएगा कि यहाँ पे एल्कलाइड इसमें प्रेजेंट है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एल्कलाइड का क्लासिफिकेशन। दे आर क्लासिफाई इनटू 3 मेन क्लास, 3 मेन क्लास पे इसको क्लासिफाई किया गया है। ट्रू एल्कलाइड, प्रोटो एल्कलाइड और स्यूडो एल्कलाइड, ठीक है। 3 पे इनको किया गया है। अब हम लोग एक इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ट्रू एल्कलाइड, प्रोटो एल्कलाइड और स्यूडो एल्कलाइड्स को। ट्रू एल्कलाइड क्या होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, इनको डिराइव्ड किया गया है अमीनो एसिड से। और प्रोटो एल्कलाइड को दे आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, इनको भी अमीनो एसिड से किया गया। लेकिन स्यूडो एल्कलाइड को वहीं दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, इनको अमीनो एसिड से डिराइव नहीं किया गया। पहला क्लियर हुआ ना। अब दूसरा ट्रू एल्कलाइड में दे आर हैविंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग विथ नाइट्रोजन एटम, इनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है लेकिन नाइट्रोजन एटम के साथ होती है। प्रोटो एल्कलाइड क्या है, दे आर नॉट हैविंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग विथ नाइट्रोजन एटम, इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग नाइट्रोजन के साथ नहीं होती है। दे आर हैविंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग विथ नाइट्रोजन एटम, और इसमें नाइट्रोजन एटम के साथ हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी होती है। यहां तक आपका एल्कलाइड का था, जो भी डाउट वो क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं ग्लाइकोसाइड पे चलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइड आर केमिकल कंपाउंड इन विच इज शुगर पार्ट ग्लाइकोन। ग्लाइकोसाइड में हमारा ग्लाइकोन जो है वो शुगर पार्ट होता है, इज लिंक्ड टू ए नॉन शुगर पार्ट ए ग्लाइकोन, ठीक है, जो कि शुगर पार्ट नॉन शुगर पार्ट से लिंक होता है। नॉन शुगर पार्ट को हम लोग एक ग्लाइकोन पार्ट भी बोलते हैं या तो जेनिन पार्ट बोलते हैं, थ्रू ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स में हमारा शुगर पार्ट नॉन शुगर पार्ट से जुड़ता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के
हेल्प से, ठीक है। जैसे ग्लाइकोसाइड है शुगर पार्ट प्लस नॉन शुगर पार्ट ज्वाइन होते हैं आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड के हेल्प से। इतना क्लियर हुआ ग्लाइकोसाइड का डिफिनेशन। अब इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। मोस्ट ग्लाइकोसाइड आर कलरलेस सॉलिड कंपाउंड, जितने भी ग्लाइकोसाइड होते हैं लगभग वो कलरलेस सॉलिड कंपाउंड होते हैं। दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, एंड एल्कोहल और एल्कोहल में भी, बट नॉट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट उनको करेंगे तो वो नहीं डिजॉल्व होंगे, ठीक है। मेनली ग्लाइकोसाइड है बिटर टेस्ट, और ज्यादातर ग्लाइकोसाइड के देखा जाए तो टेस्ट जो होता है वह बिटर होता है। दे डू नॉट इवापोरेट इजिली, और ये आराम से इवापोरेट भी नहीं होते हैं। अब इनके हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये बेस्ड करता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा होगा, ठीक है। ग्लाइकोसाइड डिपेंड करता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा होगा। अब देखो यहाँ पे क्लियर वे में लिखा गया है। अब यहाँ पे ओ ग्लाइकोसाइड शुगर लिंक थ्रू ऑक्सीजन, अगर ओ ग्लाइकोसाइड है तो शुगर यहाँ पे लिंक होगा ऑक्सीजन के साथ। सी ग्लाइकोसाइड है शुगर लिंक होगा कार्बन के साथ। एन ग्लाइकोसाइड शुगर लिंक होगा नाइट्रोजन के साथ। एस ग्लाइकोसाइड शुगर लिंक होगा सल्फर के साथ। अब बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ए ग्लाइकॉन, नॉन शुगर पार्ट के नेचर पे अब हम लोग जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड में जैसे हमारा सेना आता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड में जैसे हमारा डिजिटैलिस आता है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में जैसे हमारा फोन फार्मिंग जैसे लिक्विडाइज आता है। उसके बाद साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड में जैसे हमारा रिलीज एससीएन, और ये एससीएन को रिलीज करता है। एग्जांपल की बात करें तो बीटा एल्बेंड आता है, ठीक है। फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड जैसे पिगमेंट देते हैं, एग्जांपल की बात करें रूटीन आता है। फेनोलिक ग्लाइकोसाइड में जैसे हमारा सैलिसिन आता है। ये सब उनके क्लासिफिकेशन थे हमारे ग्लाइकोसाइड के। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले क्या है, जनरल टेस्ट, हाइड्रोलिसिस टेस्ट का यूज करके हम लोग वो करेंगे, इनको देखा जाए तो इनकी टेस्टिंग करेंगे ना। ग्लाइकोसाइड और हाइड्रोलाइड विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ ग्लाइकोसाइड को हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइड कर लेंगे। इट ब्रेक इनटू शुगर प्लस ए ग्लाइकोन, शुगर और नॉन शुगर पार्ट में ये ब्रेक डाउन होंगे, मतलब शुगर में और ए ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन पार्ट में ब्रेक डाउन होंगे। शुगर कैन बी टेस्टेड बाय फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट, और शुगर को हम लोग टेस्ट कर लेंगे फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट से। अगर रेड प्रेसिपिटेट आ गया तो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। और दूसरे की बात करें तो बॉर्न ट्रैगर्स टेस्ट, ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए है। ड्रग प्लस डाइल्यूट एसिड प्लस बॉयल, क्या करेंगे, ड्रग लेंगे, डाइल्यूट एसिड लेंगे, डाइल्यूट HCl लेंगे, दोनों को बॉयल कर लेंगे, उसके बाद उसको ठंडा कर देंगे, फिर उसमें बेंजीन मिला देंगे, देन अमोनिया मिला देंगे। तब रिजल्ट अगर पिंक रेड कलर आ गया तो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। बहुत इजी वे में यहाँ बताया हूँ आप सभी को। अब किलर किलियानी टेस्ट क्या होता है, नाम थोड़ा बहुत टिपिकल है, ठीक है। इनको हम लोग परफॉर्म करते हैं जब कार्डियक ग्लाइकोसाइड की टेस्टिंग करनी होती है तब। ड्रग प्लस ग्लेशियल एस्टिक एसिड FeCl3, तीन चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ड्रग ऐड करेंगे, ग्लेशियल एस्टिक एसिड ऐड करेंगे और FeCl3 ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा ऐड कंसंट्रेटेड H2SO4, उसके बाद जो भी मिक्सचर बना उसमें ऐड कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ऐड करेंगे। रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, ब्राउन रिंग एंड जंक्शन ऑफ ब्लूइश ग्रीन कलर, ठीक है। ब्राउन रिंग मिलेगा, जंक्शन पे हमको ब्राउन रिंग देखने को मिलेगा और ब्लूइश ग्रीन कलर भी देखने को मिलेगा। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। और फोम टेस्ट करेंगे, जैसे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए शेक ड्रग विथ वाटर लेंगे और उसमें ड्रग ऐड कर देंगे, उसके बाद उसको शेक कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलेगा, परसिस्टेंट फोम फॉर्म, उस पर क्या है, हमको फोम देखने को मिलेगा, तब सैपोनिन ग्लाइकोसाइड वहां पे प्रेजेंट, अदरवाइज नहीं प्रेजेंट है। सोडियम पिक्रेट टेस्ट में क्या करेंगे, फॉर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड के लिए ऐड सोडियम पिक्रेट पेपर, क्या करेंगे, सोडियम पिक्रेट पेपर यहाँ पे यूज करेंगे। जो रिजल्ट मिलेगा, पेपर टर्न ब्रिक रेड, जो पेपर सफेद रहेंगे वो ईंट वाले कलर में थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। तो समझ जाइएगा कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड उनमें प्रेजेंस है, ठीक है। अब हमारा लास्ट वन बचा है टैनिन और रेजिन। अब हम लोग टैनिन की बात कर लेते हैं। टैनिन क्या होते हैं, टैनिन आर नेचुरल प्लांट कंपाउंड, ये हमारे नेचुरल प्लांट कंपाउंड होते हैं। दे आर पॉलीफेनॉलिक इन नेचर, और ये पॉलीफेनॉलिक होते हैं नेचर में। और दे हैव द एबिलिटी टू प्रेसिपिटेट प्रोटीन, और इनमें एबिलिटी भी होती है प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने में। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद प्रोटीन एंड एल्कलॉइड, एल्कलॉइड के साथ ये प्रोटीन ये कॉम्प्लेक्स भी बना लेते हैं प्रोटीन और एल्कलॉइड के साथ। टैनिन जो हमारे होते हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं प्रोटीन और एल्कलॉइड के साथ। दे गिव एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, और इनका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट की तरह होता है ना। कॉमनली फाउंड इन प्लांट लाइक टी, बार्क एंड फ्रूट, और ज्यादातर ये पाए जाते हैं टी वाले पौधे में, बार्क में उसके और फ्रूट्स में पाए जाते हैं।
इतना क्लियर हुआ। अब इनकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज इनका जो है, दे गिव ए ड्राई एंड पुकरिंग टेस्ट। इनमें जो टेस्ट मिलता है ड्राई और पुकरिंग टेस्ट मिलता है, जैसे चाय की तरह। इजीली डिजॉल्व इन वाटर एंड अल्कोहल, और आराम से ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर और अल्कोहल में। यूजुअली एमॉर्फस है, और देखा जाए तो ये एमॉर्फस होते हैं। एसिडिक इन नेचर, नेचर में एसिडिक होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट, जो इनका वेट होता है ये ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब इनका हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन हाइड्रोलाइजेबल टैनिक, कंडेंस टैनिक और स्यूडो टैनिन्स, 3 टैनिन से मेनली ये होते हैं। अब हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स क्या होते हैं? इजिली हाइड्रोलाइज एसिड आर एंजाइम, आसान तरीके से हम लोग इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, ठीक है। गिव गैलिक एसिड आर इलैगिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब हाइड्रोलाइसिस इसका होता है तो गैलिक एसिड और इलैगिक एसिड मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो गैलोटैनिन्स और इलेजिटैनिन्स एग्जाम्पल है। अब कंडेंस टैनिन की बात करें तो नॉन हाइड्रोलाइजेबल ये होते हैं, नॉट इजिली हाइड्रोलाइज, ये आराम से हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। फॉर्म फाइलोबाफेंस, ठीक है। फाइलोबाफेंस से क्या होते हैं? रेड कलर, जब इसको हीट करते हैं तो रेड कलर मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कैटेकोल टैनिन्स, कैटेकोल टैनिन्स होते हैं इसका एग्जाम्पल। स्यूडोटैनिन्स की बात करें तो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड ये होते हैं। डू नॉट प्रेसिपिटेट प्रोटीन स्ट्रांगली, प्रोटीन्स में ये प्रेसिपिटेट भी नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरोजेनिक एसिड और कैल्शियम, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल हैं, और ये कुछ बातें यहाँ पे ऐसी की गई है जिनको आपको रटना पड़ेगा। बिना रटे यार मित्रों कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझाने लायक होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको रटना पड़ता है, ठीक है। तो आपका डाउट्स जो भी वो क्लियर हुए। और अब इसके बाद हम लोग रेजिन्स चलते हैं। रेजिन्स क्या है? रेजिन आर एमॉर्फस सॉलिड आर सेमी सॉलिड सबस्टेंस, ये सभी को पता है। रेजिन का मतलब होता है कि ये सॉलिड या सेमी सॉलिड सबस्टेंस होते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जो कि प्लांट से हमको मिलता है, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि क्या है? वाटर में इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन देखा जाए वहीं पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। दे आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, और ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट भी कहलाते हैं। ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करते हैं, दे सॉफ्टन एंड मेल्ट, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और कभी कभी पिघल भी जाते हैं। दे आर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, और देखा जाए तो ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस भी होते हैं। यहाँ तक आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबकी प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन देखें तो इनका भी हम लोग प्रॉपर्टी और क्लासिफिकेशन देखेंगे। इट इज एमॉर्फस इन नेचर, देखा जाए तो नेचर में ये एमॉर्फस होते हैं और वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, और डिजॉल्व होते हैं ये तो अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में। और इसको हम लोग इजिली इवापोरेट नहीं कर सकते हैं, और जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो सॉफ्ट और मेल्ट होने लगता है। और बर्निंग जब इसकी होती है तो स्मोक की तरह उसमें से निकलता है। इसकी ये प्रॉपर्टीज है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? इसका जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली 3 टाइप से होता है। बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन विद अदर सब्सटेंस, ठीक है। रेजिन, आप देखो केमिकल नेचर पे क्या है? रेजिन एसिड्स, रेजिन अल्कोहल, रेजिन फिनॉल, ईस्टर रेजिन और रेजोनेंस, ठीक है। रेजिन एसिड में हमारा एसिडिक इन नेचर होंगे। रेजिन अल्कोहल में OH ग्रुप उनके साथ होगा। रेजिन फिनॉल में फिनॉलिक नेचर अपने साथ रखेंगे। ईस्टर रेजिन में फॉर्म बाय एसिड प्लस अल्कोहल, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब ये ईस्टर रेजिन बनते हैं। रेजोनेंस जो है न्यूट्रल होते हैं, और इनर्ट सब्सटेंस ये होते हैं। अब फॉर्मेशन अकरेंस के अकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा? फिजियोलॉजिकल रेजिन में फॉर्म नेचुरली इन प्लांट, फिजियोलॉजिकल जो रेजिन है वो नेचुरली प्लांट से हमको मिलता है। पैथोलॉजिकल रेजिन जो है ये फॉर्म ड्यू टू इंजरी या डिजीज, ये कब? जब प्लांट पे इंजरी या डिजीज होता है तब ये मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड थर्ड वाला हमारा आता है बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन विद अदर सब्सटेंस, जब अदर सब्सटेंस के साथ उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तब क्या है? ओलियो रेजिन में हमारा रेजिन प्लस वोलेटाइल आयल, जब वो रेजिन और वोलेटाइल आयल जब उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो ओलियो रेजिन मिलेगा। रेजिन प्लस गम का जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो गम रेजिन मिलेगा, और रेजिन प्लस गम प्लस वोलेटाइल आयल जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो ओलियो गम रेजिन मिलेगा। बहुत आसान है ये। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं 6 वाले पे। राइट द प्रिंसिपल ऑफ सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिद्धा सिस्टम का जो मेडिसिन है उनकी प्रिंसिपल लिखना है, बस यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। सिद्धा सिस्टम 5 प्रिंसिपल ऑफ पंच महाभूतात् थ्योरी, 5 प्रिंसिपल ही होते हैं, ठीक है। जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है ना इसका, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको पूरा डिटेल में नहीं बताया हूँ, क्योंकि आप लोग प्रीवियस में पढ़ा दिया हूँ, वहां से आप बैकअप कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है
कि लिखने में और वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इतना तो आप सभी को अंदाजा होगा ही होगा। ठीक है, अब इसी वीडियो में देख रहे हो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस समय हमारा जो थोड़ा हेल्थ है वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम है। अगर आज हमारा हेल्थ की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाएंगे तो हमारी वजह से जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हैं हो सकता है कि उनका मार्क्स खराब आ जाए। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा सा हेल्थ इशू चल सकता है, लेकिन मैं आप सभी के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं लास्ट एग्जाम ये बचा है तो लास्ट तक मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर सारी चीजें करवा सकूं। ठीक है, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल सोर्सेज, केमिकल कंपोजिशन एंड यूजेज ऑफ फॉलोइंग ड्रग। ये जो 6 आपके 5 ड्रग हैं इनका बायोलॉजिकल सोर्सेज, केमिकल कंपोजिशन और यूज लिखना, जैसे ट्रेगाकांत का, कैस्टर ऑयल का, उल्फाइड का, बीवैक्स का और चुलमोगरा ऑयल का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक को थोड़ा सा डीप में जानेंगे और एक एक को हम पूरा कवर भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेगाकांत वगैरह, सबसे पहले ट्रेगाकांत की हम बात करें। ट्रेगाकांत का जो सिनोनिम्स होता है गम ट्रेगाकांत और अंजीर होता है, इसका जो सिनोनिम्स होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इट इज ड्राई गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ सर्टेन स्पाइसेस ऑफ एस्ट्रागैलस। ये जो है एक, जब हम लोग ड्राई गमी एक्सुडेशन करते हैं किसी भी स्टेम का या तो ब्रांच का, तब जाके कुछ स्पीसीज एस्ट्रागैलस मिलता है, मतलब इन्हीं से हम लोग ट्रेगाकांत को फाइंड कर पाते हैं। केमिकल सोर्सेज की बात करें तो ट्रेगाकांत मेनली कंटेन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ट्रेगाकांत अपने साथ एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड रखता है। इट इज डिराइव इनटू 2 मेन फ्रैक्शंस, ये डिराइव किया गया 2 मेन फ्रैक्शंस में। अब वो 2 मेन क्या क्या है, पहला ट्रेगाकैंथिन है, दूसरा बेसोरिजिन है और एक तीसरा अदर्स में आ जाते हैं। ट्रेगाकैंथिन में हमारा वाटर सॉल्युबल पार्ट आते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, जाहिर सी बात है वाटर सॉल्युबल पार्ट है तो वाटर में सॉल्युबल होंगे, फॉर्म से कोलाइडल सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन भी बनाएंगे और हेल्प इन थिकनिंग, थिकनिंग में भी ये हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकंड वाला बायसोरिन, मतलब वाटर इनसॉल्युबल पार्ट, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये इनसॉल्युबल हो जाएंगे। सोल इन वाटर टू फॉर्म में जेल लाइक मास, और वाटर में ये स्वेल कर जाएंगे, एक जेल की तरह मास उसमें दिखेगा जब ये स्वेल करेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई विस्कोसिटी, और इनकी जो विस्कोसिटी होती है वह ज्यादा होती है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट में हमारा एल्बेनियोज है, गैलेक्टोज है और क्राइलोज है। ठीक है, ये इसमें अदर कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। इनका यूज हम लोग करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट पे, इमल्सिफाइंग एजेंट पे और थिकनिंग एजेंट में, कभी कभी इसका हम लोग यूज भी करते हैं। अब ट्रेगाकांत जो है आई होप कि आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैस्टर ऑयल पे। ये कैस्टर ऑयल क्या होता है, जिनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ रिसिनस कोम्यूनिस, रिसिनस कोम्यूनिस के सीड से कैस्टर ऑयल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इनकी जो फैमिली होती है U4VAC, इसकी फैमिली होती है जिसका केमिकल कंपोजिशन होता है। अब देखो यहाँ पे आपको जो भी बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वर्ड टिपिकल लगेंगे, ये सब वर्ड आप लोग अपने कॉपी में नोटबुक में 3-4 बार लिख करके प्रैक्टिस करेगा, तभी जाके आपके डाउट जो है वो क्लियर हो पाएंगे, अदरवाइज डाउट्स आपको क्लियर होंगे नहीं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो कैस्टर ऑयल मेनली कंटेन फैटी एसिड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। कैस्टर ऑयल मेनली कंटेन्स फैटी एसिड, कैस्टर ऑयल जो है अपने साथ फैटी एसिड कंटेन करते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। मेजर कंपोनेंट और अदर फैटी एसिड इसमें होते हैं। मेजर कंपोनेंट आपके रिसिनोलोइक एसिड होते हैं और अदर फैटी एसिड जैसे ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड। ठीक है, ये सब यहाँ पे परसेंटेज में भी यहाँ पे लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं इसको। अब यूजेज की बात करते हैं। इसका यूज जो है लैक्सेटिव में किया जाता है, लुब्रिकेंट में किया जाता है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में किया जाता है, हेयर ऑयल बनाने में किया जाता है और सोप बनाने में किया जाता है। ठीक है, इतना आपका डाउट जो वो क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, वूल फैट पे। ठीक है, वूल फैट, वूल फैट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जिसका सिनोनिम्स होगा लैनोनिल, वूल ग्रीस और एडेक्स लेनेई। इसका जो होते हैं सिनोनिम्स ये 3 होते हैं। ठीक है, 3 में से 1-2 तो जरूर याद कर लीजिएगा। बायोलॉजिकल सोर्स इसका जो है वूल फैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीबेसियस सेक्रेशन ऑफ सीप वूल। जब सीप वूल का सीबेसियस सिक्रेशन होता है तभी हमको वूल मिलता है। ठीक है, जितना आपका डाउट जो है वो क्लियर हुए। अब केमिकल कंपोजिशन की हम लोग बात कर लेते हैं। वूल फैट इज मेनली ए मिक्सचर ऑफ ईस्टर्स नॉट ट्रू फैट। ये जो है ईस्टर के मिक्सचर होते हैं, ना कि ट्रू फैट्स के मिक्सचर होते हैं। मेन कंपोनेंट इसमें क्या क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस हायर अल्कोहल। फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं और हायर अल्कोहल इसमें होते हैं। ईस्टराल्स होते हैं, फ्री फैटी एसिड होते हैं और फ्री अल्कोहल होते हैं। इनमें इनका जो है मेन कंपोनेंट यही है। यूजेज की बात करें तो सॉफ्टन एंड मॉइस्चराइजर स्किन, इसका जो यूज किया जाता है स्किन पे, ताकि स्किन सॉफ्ट रहे और मॉइस्चराइजर बनी रहे। ऑइंटमेंट बेस यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं और इमल्सिफाइंग एजेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब बी
वैक्स क्या है यहाँ पे? बी वैक्स कहने का मतलब ये है, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सेरा एल्बा है और सेरा फ्लेवा है, व्हाइट वैक्स है और येलो वैक्स है। बायोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो बी वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द हॉनीकॉम्ब ऑफ हॉनी बी। बी वैक्स जो ऑब्टेन किया जाता है हॉनीकॉम्ब, हॉनी बीज के हॉनीकॉम्ब से हम लोग बी वैक्स को प्राप्त कर लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है एपिस मेलिफेरा, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो बी वैक्स इज मेनली ये मिक्सचर ऑफ ईस्टर, ये भी ईस्टर का ही मिक्सचर होता है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है और फैटी एसिड का मिक्सचर होता है। अब यहाँ पे परसेंटेज लिखा गया, ईस्टर 70 से 75%, हाइड्रोकार्बन 12 से 15%, फ्री फैटी एसिड 12 से 14%, ठीक है। इनमें परसेंटेज यहाँ पे लिखा गया। ओवरऑल देखने को ये मिल रहा है कि ईस्टर सबसे ज्यादा प्रेजेंस इसमें होंगे, ठीक है। इनका यूज हम लोग करते हैं ऑइंटमेंट बेस के लिए, प्रोवाइड हार्डनेस टू क्रीम, क्रीम को हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए, और इमल्सिफाइंग एजेंट में भी हमारा हनी बी का यूज किया जाता है। यहाँ तक के जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हुए होंगे। राइट ए शॉर्ट नोट। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखना है नेचुरल एलर्जन का और हेलुसिनोजन का। अब नेचुरल एलर्जन क्या होते हैं उसके बाद हम लोग हेलुसिनोजन देखेंगे। ये नेचुरल एलर्जन इज सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। नेचुरल एलर्जन हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, जैसे प्लांट और एनिमल से ये प्राप्त होता है। दैट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन इन सेंसिटिव इंडिविजुअल। और कुछ सेंसिटिव इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जहां पे ये एलर्जिक रिएक्शन केस कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे डस्ट, पोलन, एनिमल, डैंडर्स, ये सब नेचुरल एलर्जन हमारे कहलाते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन में ये क्या करते हैं, एलर्जी क्रिएट करवा देते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नेचुरल एलर्जन। अब हेलुसिनोजन क्या होते हैं? हेलुसिनोजन और ड्रग आर सब्सटेंस दैट अफेक्ट द ब्रेन, ठीक है। हेलुसिनोजन एक ऐसा हमारा ड्रग्स होता है जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है एंड काज हेलुसिनेशन, और हमारे बॉडी में पूरे ब्रेन को हेलुसिनेशन भी कॉज करवाता है। हेलुसिनेशन कहने का मतलब सीइंग, हियरिंग और फीलिंग थिंग्स दैट आर नॉट रियल। जैसे हम लोग कोई चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो वो वास्तव में हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हेलुसिनोजन ऐसी ड्रग्स है जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर देती है। जब ब्रेन को अफेक्ट करती है तो हमारा ब्रेन थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, कोई भी चीज को अच्छी तरीके से देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है और किसी भी चीज को फील नहीं कर पाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर कैनाबीज की डोज हाई हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं हेलुसिनोजन ड्रग्स, ठीक है। इतनी बातें आपकी क्लियर हुई और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। डिफाइन मैरीन ड्रग्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैरीन ड्रग किसे बोलते हैं? गिव डिटेल नोट ऑन नॉवेल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मैरीन सोर्सेज। मैरीन ड्रग क्या होता है और एक डिटेल नोट लिखना है मेडिसिनल एजेंट पे जो कि मैरीन सोर्स से मिलते हैं। मैरीन ड्रग्स क्या होते हैं? मैरीन ड्रग आर मेडिसिनल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम सी मैरीन सोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल। मैरीन ड्रग्स हमारे मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमको प्राप्त होते हैं, ये सी से ही प्राप्त होते हैं, और सी में जो प्लांट और एनिमल होते हैं उन्हीं प्लांट और एनिमल से हमको मैरीन ड्रग्स प्राप्त होता है। सोर्सेज की बात करें तो मैरीन प्लांट्स है और मैरीन एनिमल्स है, एल्गी और सी वीड्स और स्पॉन्जेस और फिश, ठीक है। ऐसे मैरीन प्लांट्स हमारे एल्गी और सीवीड्स ये प्लांट हैं, और मैरीन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं स्पॉन्ज और फिश पाए जाते हैं। इन्हीं से हमारा ड्रग्स भी पाया जाता है, ठीक है। और इनसे जो ड्रग्स पाया जाता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मैरीन ड्रग्स, ठीक है, ओके। और मैरीन सोर्स हमारा यही है, दो ही मेन सोर्स होते हैं, मैरीन प्लांट और मैरीन एनिमल्स। इतना आपकी डाउट जो वो क्लियर हुई। अब नॉवेल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मैरीन सोर्स। कौन कौन से मेडिसिनल एजेंट हैं हमारे मैरीन सोर्स से जो निकले हुए हैं? द नॉवेल मेडिसिनल एजेंट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मैरीन सोर्सेज आर एज फॉलोज। यहाँ पे क्लियर वे में लिखा गया है कार्डियोवास्कुलर एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट, एंटी वायरल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी पैरासाइटिक एजेंट, एंटी स्पास्मोडिक एजेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे एजेंट्स हैं जो पाए गए हैं। अब हम इसको एक एक लाइन में थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं और आप सभी को पता भी होगा इसका डिफिनेशन, बाकी मैं आप लिख दिया हूँ। These are those drugs which are used to treat heart disorder and cardiovascular एजेंट क्या होते हैं? ऐसे एजेंट जो कि हार्ट डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हेल्प किए जाते हैं। और एंटी कैंसर एजेंट क्या है? These are those drugs which are used in the treatment of cancer। एंटी कैंसर ड्रग वो होते हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें एरासी, जो कि ये मैरीन सोर्स का ड्रग होता है। एंटी वायरल एजेंट की बात करें यहाँ पे तो these are those एजेंट which are used to treat ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीज। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो वायरल डिजीज के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। जो मैरीन सोर्स का जो एग्जांपल यहाँ पे आता है वो एरा ए है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट की बात यहाँ पे करें तो दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज केज्ड बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के द्वारा जो भी डिजीज केज होती हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज करते हैं। सिफाइलोस्पोरिन सी है जो कि मैरीन सोर्सेज आप यहाँ पे जितने भी ड्रग्स हैं मैरीन सोर्सेज के एग्जाम्पल दिए गए हैं। एंटी पैरासिटिक एग्जाम्पल क्या है? These are those agents that are used to kill parasite and to cure parasitic disorder। ये एंटी पैरासिटिक एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि पैरासाइट्स को किल करने के लिए
और पैरासिटिक डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए ही दिए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अल्फा कैनिक एसिड, ठीक है। एंटी स्पास्मोडिक एजेंट क्या है? दीज आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ट्रीट स्पाज्म। स्पाज्म का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग एंटी स्पास्मोडिक एजेंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो टेट्राडोटॉक्सिन, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या होते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स यहाँ पे देखा जाए दे आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लामेशन। ऐसे एजेंट जो इन्फ्लामेशन के ट्रीटमेंट में हम हेल्प करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लूस्ट्रामिन ए एंड बी, ठीक है। यहीं पे हमारा ये महामैराथन यूनिट 3, 4, 5 पे एंड होता है। और अब आप लोग इतना क्वेश्चन अगर याद करके जा रहे हैं तो कोई आपको पास होने से नहीं रोक पाएगा, ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि अब तक मैं जितना भी पेपर बनाया था, ठीक है, जितने भी पेपर हुए थे उसमें मैंने देखा कि मेरे पढ़ाए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे महामैराथन के सीरीज से टोटल क्वेश्चन मैच किए थे। तो इसीलिए मैं इसमें चैलेंज करता हूँ कि ये भी मैच होगा, ठीक है। और इसी में बेस्ट ऑफ लक। अगर आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अब तो कर ही लीजिए, और चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो इतना तो कर ही सकते हैं आप, ठीक। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, ओके। और बाकी मिलते हैं हम आपसे अभी गेस्ट पेपर के साथ। ये आ रहा आपका गेस्ट पेपर और इसके बाद हमारा 2 मार्क्स भी ये रहा, ठीक है। तो हम मिलते हैं इसी छोटे छोटे वीडियो पे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट में, ठीक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।